नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का पद्मावत समय। यह आपके परीक्षा में लगा हुआ है। वीडियो कुछ दिनों के देरी से आ रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करूंगी कि आपको नियमित रूप से वीडियो प्राप्त हो। मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ किताबें मैं मंगवाना चाह रही थी, इनकी मूल प्रति, लेकिन मुझे वो प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई है और परीक्षा एकदम नज़दीक आ गई है। अतः जो जहाँ से मैंने अपने एमए के लिए जो मैटर पढ़ा था, तो उसमें से आपके सिलेबस का जो है उन चीज़ों को मतलब संकलित करके आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं क्योंकि ना तो एडिटिंग के लिए समय है, और ये सब जो भी है आप लोग समझदार हैं। आगे मैं क्या कहूँ, मेरा उद्देश्य बस यही है कि जिन लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, जिन बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्हें बुक्स नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, ये मेरा प्रयास उनके लिए है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं कि मैं मूल प्रतियों से ही पढ़ाती हूँ, मूल किताबों से ही पढ़ाती हूँ, लेकिन अब समय की नजाकत को देखते हुए जैसे भी मुझसे आपके सिलेबस करवाया जाएगा मैं करवा दूंगी, ठीक है। जो विद्यार्थी नए हैं उनको बता दूं कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट स्लेट जो भी है आपका, उनमें जो भी रचनाएं लगी हुई है चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला दोहा। पूरब दिशि गढ़ गढ़नपति, समुद्र शिशिर अति दुर्ग, तहासु विजय सुर राजपति, जादू कुल्ह अभग। अब क्योंकि ये डिंगल पिंगल भाषा है, अभ्रंश का इसमें टच है, तो शब्दों में, शब्द नहीं अक्षर या जो वर्ण है उनमें हमारी खड़ी बोली से भिन्नता होगी। जैसा कि हम बोलेंगे शिखर, तो यहाँ पर ख की जगह श षटकोण का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे बहुत से शब्द आएंगे जिनको आगे देखते समझते हुए चलेंगे। पूर्व दिशाओं में गढ़ गढ़नपति, यानी सब गढ़ों का पति। गढ़ होता है किला, दुर्ग, तो दुर्गों का पति अर्थात सर्वश्रेष्ठ एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है, समुद्र शिखर। शिशिर नहीं बल्कि शिखर। समुद्र शिखर नामक एक बहुत विशालकाय दुर्ग है जो सभी दुर्गों में श्रेष्ठ है। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तहासु विजय सुर राजपति, पति जादू कुल अभग। जादू का मतलब जादू ना होकर यादव कुल है, तो वहां यादव कुल के सर्वश्रेष्ठ अर्थात जिसको भंग नहीं किया जा सकता, अभग यानी जिसे कोई जीत नहीं सकता, ऐसे सुरराज इंद्र के समान राजा विजयपाल का वहां पर राज्य है, ठीक है। पूर्व दिशा में एक सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है और वहां उसका नाम क्या है, समुद्र शिखर, और वहां सुरराज अर्थात इंद्र के समान वैभवमयी विजयपाल राजा का राज्य है जो यादव कुल के हैं, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, अर्थात वो बहुत ही पराक्रमी हैं। दूसरे नंबर का दोहा देखते हैं। हसम हयग देश अति, पति सायर मर्जाद, प्रबल, बेटा आवाज नहीं करो, प्रबल भूप से वही सकल, धुनि निशान बहुसाज। हसम का मतलब होता है वैभवशाली, है ना। यह एक अरबी भाषा का शब्द है, इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लिखा हुआ है। जितने ज्यादा दिख जाएंगे मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, बाकी मैं आपको समझा ही रही हूँ, तो आप उस पर ध्यान केंद्रित करिएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होइएगा। हसम हयज्ञ देश अति कैसा है, बहुत, जैसा कि अब यहाँ पर पहले जो पद्मावत है, जो पद्मिनी है, इनके पिता की विशाल वैभव का वर्णन किया जाएगा और उसके बाद कथा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो बहुत ही वो वैभवशाली हैं। उनके पास हय यानी होता है घोड़े, और गय यानी गज, है ना। या अभी पढ़ा था ना जादू और यादव, तो यहाँ पे ये आ गया, तो इसका मतलब ज, तो हय यानी घोड़े, गज, उनके पास बहुत सारे हाथी और घोड़े हैं, ठीक है। और सागर, य की जगह ग भी आएगा, कहीं जा आएगा कहीं गा आएगा, तो सागर जैसी उनकी मर्यादा है, अर्थात राज्य की सीमा सागर के समान असीम है। प्रबल भूप से वही सकल, और सभी बड़े राजा उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। धुनि निशान बहु साध, उसके नगाड़े की ध्वनि चारों ओर घोष करती हुई गूंजती रहती थी। कहने का तात्पर्य अगर इस सब का हम लगाएं तो यहाँ पर राजा विजयपाल के वैभव का को दिखाना चाह रहे हैं कौन, चंद्रवरदाई जी। चंद्रवरदाई जी कहते हैं कि वो काफी वैभवशाली राजा है जिसके पास अगणित हाथी घोड़े हैं, ठीक है। समुद्र के जैसी उसकी मर्यादा है, मतलब जैसे समुद्र की सीमाएं नहीं है, जैसे चारों दिशाओं में उसकी सीमाएं फैली हुई, यानी काफी दूर तक उसकी सीमाएं फैली हुई हैं। पति सायर मज्जाद, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि राजा विजयपाल की मर्यादा की तुलना सागर से की गई है।
भाषा में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है। रासों की जो भाषा होती है वो डिंगल पिंगल मानी जाती है, ठीक है। और ये जो दूसरा आपका पढ़ के सुनाया था, इसमें दोहा छंद है, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं दोहा छंद के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे नंबर का, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, व्याख्या की दृष्टि से ये बार बार पूछा जाता है। धुनि निशान बहुसाद नाद सुर पंच बजत दिन रात। धुनि निशान बहुसाद, अब क्योंकि इतना बड़ा राजा है तो क्योंकि वीर है तो कोई उसे जीत नहीं सकता, तो मंगल कार्य होते रहते हैं। जब भी वो विजय प्राप्त करके आते हैं तो भी मतलब ढोल नगाड़े बजते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमारे यहाँ वाद्य यंत्र बजाए जाने की भारतीय संस्कृति में परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए चंद्रवरदाय जी लिखते हैं कि राजा जो विजयपाल है उनके दुर्ग पर निरंतर धुनि निशान बहुसाद, निरंतर नगाड़ों की मंगल सूची, ये नगाड़े होते हैं, निशान मतलब मंगल सूचक ध्वनि सुनाई पड़ती रहती थी। वहां नाद सुर पंच बजत दिन रात, वहां 5 प्रकार के जो मंगल वाद्य हैं वो बजते रहते थे। अब 5 प्रकार के कौन कौन से? पंचवाद्य के अंतर्गत आप 2 तरीके से लिख सकते हो के वाद्य आ सकते हैं। एक तो होता है सिंगी, खंजड़ी, शंख, भेरी, घंटा। ये कैसे होगा? ये पूजा वाले हो गए जो अधिकतर मंदिर में बजते हैं। दूसरे होते हैं मृदंग, तंत्री, मुरली, ताल वाद्य और प्रतिध्वनि वाद्य। 5-5 का ये ग्रुप है। यहाँ पे इसको दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ व्याख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के वाद्य वहां पर बजते रहते हैं। आपको जो भी 5 है आप वो लिख सकते हो, कोई भी ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है। 10,000 है चढ़ित, और कितने? 10,000 तो घुड़सवार सैनिक हैं। हेम नग जड़ित साज तन, हेम यानी होता है सोना, सोने और नगों से उनके साज सामान जड़े हुए हैं। घोड़ों का साज सामान होता है ना, उनके ऊपर वो लगाया जाता है। आपने देखा होगा एक सीट सी होती है, इसके अलावा उनकी कलगी सी लगाते हैं। बहुत तरीके से उनके तरह तरह के उनको सजाया जाता है। कानों के पास उनको आभूषण, गले में माला वाला पहनाई जाती है। तो यानी जैसे जीन है, उनकी लगाम है, तंग है, ये सारे सामान कैसे हैं? मणियों और सोने और नगों से जड़ित हैं। यानी आप इससे ही राजा के वैभव का अनुमान लगा सकते हैं कि जब घोड़े को की साज सज्जा ही हीरे मोतियों से होती है तो फिर रानी महारानियों की तो बात ही क्या। गज असंस गजपति है, मुहर सेनातिन संशय, ठीक है। और असंख्य हाथियों का स्वामी था, और ये हाथी कैसे थे? गजपति के समान थे, विशाल हाथी थे। होता है ना जैसे जंगल में 2 तरीके, एक छोटे होते हैं, बड़े बड़े देखोगे जिनके दांत होते हैं खूब बड़े बड़े, और बड़े भारी विशाल काय हाथी होते हैं ना। बाहुबली का सीन याद कर लीजिए, वो हाथी वाला जो सीन था, जैसे बाहुबली शुरू में ही रोक लेता है, वैसे हाथी हैं, बढ़िया बढ़िया मस्त। मुहर सेनातिन संशय, और राजा की जो मुहर सेना थी, 3 शंख, 3 शंशह, 3 शंख क्या थे? 3 शंख पैदल सैनिक थे। हरावल सेना में जो पैदल चलने वाली सेना थी उसमें कितने थे? 3 शंख पैदल सैनिक थे। शंख होता है ना, शंख पद्म, ये भी गणना होती है अरब खरब और इनके बाद, यानी इतनी ज्यादा उसकी बड़ी सेना थी। एक नायक कर धरी पिनाक धर भर रज संसह, वह विशाल सेना का वह स्वयं सेनापति था और अपने हाथ में शिव धनुष जैसा एक अमोघ धनुष वो धारण करता था। पिनाक जो होता है ना, पिनाक, तो आप इसको लिख सकते हो विशेष में, पिनाक होता है शिव का धनुष। 3 धनुष माने गए, एक पिनाक, एक सारंग और एक गांडीव। 3 सर्वश्रेष्ठ धनुष हैं पूरे ब्रह्मांड में। पिनाक धारण करते हैं शिव जी, गांडीव धारण करता है अर्जुन, और सारंग का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद विष्णु है उसका, शायद मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, 3 प्रकार के ये धनुष होते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं। पिनाक का तो यहाँ भी दिया हुआ है, इस बुक में भी शिव जी का धनुष है, लेकिन बाकी 2 मैंने आपको बता दिए, तो वो आप विशेष में लिख सकते हैं। धर भर रज्य रश्य, तो अपने दुर्ग की क्या करता था? वो रक्षा करता था इन सारी सामानों के साथ, और उस पिनाक को धारण करके वो पूरी पृथ्वी की, पूरे अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करता था। 10 पुत्र, पुत्रिय एक पुत्री थी, 10 पुत्र थे एक सम, और बल में वो समान थे, यानी सभी बड़े बलशाली थे। रथ सुरग उम्मर डमर, और उसका रथ कैसा था? रथ कैसा था? सेना के रथों में आकाश जैसे रंग बिरंगे और विशाल डमर यानी चंदोबे लगे हुए थे। यानी कि मोरपंख में देखा है आपने, चंदुए से बने रहते हैं, वो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कलरफुल, वो तो कैसे थे? ऊंचाई इतनी थी कि जो चंदोबे थे और वो थे रथों की, वो आकाश को स्पर्श कर रहे थे। भंडार लक्ष्य अनगणित पद्म, सो पद्म सेन कुंवर सुघर, उसके खजाने में अगणित
पद्म लक्ष्मी विद्यमान थी। उसकी रानी का नाम पद्मसेन था, जो अत्यंत रूपवती थी। देखिए ये जो राजपूत में होती है ना, राजकुंवर, फूल कुंवर, तो ये इनके साथ कुंवर, ऐसा नहीं है कि कुंवर साहब केवल राजकुमार, रानियों के लिए भी कुंवर शब्द का प्रयोग किया जाता था नाम। तो उनकी रानी का क्या नाम था? पद्मसेन था। वो बहुत ही सुघड़ थी, यानी बहुत ही योग्य थी, चतुर थी। भंडार लक्ष्य अनगिनत, और उसके भंडार में कितने थे? अनगणित पद्म थे, यानी केवल लाख करोड़ ये नहीं थे खरब, इनसे भी आगे जाके, यानी काफी उसके वैभव का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन किया, क्योंकि ना तो इतना ऊंचा रथ हो सकता है कि आकाश को टच कर ले, लेकिन यहां पर चंद्रवरदाई ने ऐसा वर्णन किया है। छंद की बात करें तो यहां पर छप्पे छंद है, और चंद्रवरदाई जी को छप्पे छंद का सम्राट कहा जाता है। छप्पे छंद क्या होता है? जिसमें एक दोहा और एक रोला चलता है। ठीक है, तो ये आपकी एमए के हिसाब से, व्याख्या के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सारी चीजें तो आप लिख सकते हैं कि भाषा में द्वित्व वर्णों का प्रयोग अधिक है ना, डिंगल पिंगल भाषा है, अपभ्रंश मिश्रित डिंगल पिंगल भाषा है, ये आप सारी व्याख्या में कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा उसी तरीके का वर्णन है। अब आगे देखते हैं। पद्मसेन कुंवर ता घर नारी सुजान ता, और एक पुत्री प्रकट मनहु कला शशिभान। उस पद्मसेन, वो जो पद्मसेन कुंवर थी ना, उसकी जो पद्मसेन कुंवर रानी, उसके घर पर वो मतलब कैसी नारी थी? बहुत ही चतुर नारी थी। उसके घर में, विजयता घर यानी विजयपाल के घर में, पद्मसेन कुंवर नाम की जो स्त्री थी, अर्थात उसकी जो पत्नी थी, वो बहुत ही चतुर थी, बहुत ही गुणी थी। ता, और एक पुत्री प्रकट, उर का मतलब हृदय होता, पर यहाँ पे गर्भ है, तो उसके गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। मनहु कला शशिभान, वो चंद्रमा की कलाओं के समान सुंदर थी। अब ये कौन होगी? इस जाहिर सी बात है कि ये पद्मावती होगी, है ना। पद्मावती को ये इस पे लिखा हुआ है, ये भी पढ़ के सुना देती हूँ, बाकी आपको व्याख्या के हिसाब से आसान हो जाएगा। पद्मावती को चंद्रमा की कला कहकर एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार का विधान किया गया है, साथ ही अतिशयोक्ति अलंकार भी है। खैर यहाँ पर बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति की बात तो नहीं है। यहाँ भान का अर्थ भानु न होकर शशि भान का अर्थ है चंद्रमा जैसी। ठीक है, श्रृंगार रस की व्यंजना, वैसे मुझे तो इसमें ऐसा कुछ विशेष वो दिख नहीं रहा श्रृंगार वगैरह, आप सीधा सीधा सा लिखिए, ये पूछा भी नहीं जाएगा। पूछा जो जाएगा वो है यह वाला। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से करवाती हूँ। 2011 एक्चुअली ये जब मैंने एमए करी थी ना, जब भी करी थी 15, तो उससे के पूर्व के पेपर मैंने देखे थे, तो वो यहाँ पर लिख दिए थे कि ये कब कब पूछा गया है। 2008 में भी पूछा गया है, 2015 में भी, तो ये सारी चीज़ें मैं लिख लिया करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल जो बुक्स है वो अभी मेरे पास नहीं पहुँच पाई है, लेकिन बच्चे परेशान हो रहे हैं, विशेषतः बहनों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैम अभी एक थोड़े दिनों पहले भी एक कमेंट आया था कि मिल नहीं पा रही है, भाई से मंगाने के बावजूद भी किताबें मिल नहीं पा रही हैं, तो प्लीज़ आप करवा दीजिए। वैसे मैं इस तरीके से करवाने में मुझे इंटरेस्ट आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से जल्दी ये करवा रही हूँ, केवल आपके पेपर की वजह से। ठीक है, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद मेरे पास बुक्स आई और फिर मैंने उसे करवाया तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए यदि कोई कमी है तो थोड़ा सा इग्नोर करिए, और अगर और लोगों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए, यदि किसी और को भी नहीं मिल पा रही हैं तो ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएँ। ठीक है, और नए विद्यार्थी प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। बार बार कहने पर भी आप लाइक करना भूल जाते हैं, और बिना लाइक करे ये पता ही नहीं चल पाता कि आपको इस मैटर की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा लग रहा हो तो फिर आगे और आपके लिए इसी तरीके से लेके आऊँ, अच्छा नहीं लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें समझ नहीं आ रहा है, जो भी, तो उस परेशानी को दूर करने का मैं प्रयत्न करूँ। पर या तो कमेंट करिए, और कमेंट करने में व्यर्थ जाता है समय तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, आगे देखते हैं। मनहु कला शशिभान कला 1600 वन्य बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पिन्य। बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर ये छंद है। ठीक है, अब ये सब तो आप लिख ही दोगे इसकी भूमिका में कि विजयपाल नामक राजा था, उसकी पद्मसेन कुंवर नामक एक पत्नी थी, उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ जो चंद्रमा की 16 कलाओं के से युक्त थी, की विशेषताओं से युक्त है। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सौंदर्यमती गुणवती थी, और उसी के सौंदर्य का वर्णन इस पद में है। राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती इतनी रूपवती थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह चंद्रमा की कला है।
उसके सौंदर्य का निर्माण चंद्रमा की 16 कलाओं को लेकर किया गया है। अब चंद्रमा के समान नहीं बताया, बल्कि ऐसा लगे चंद्रमा की 16 कलाओं से उसको भिन्न बनाया गया है। चंद्रमा की 16 कलाओं को लेकर उससे बनाया गया है। बाल बेस ससिता समीप, ऐसा लग उसके मुख का लावण्य ऐसा था कि चंद्रमा ने, शशि का मतलब होता है चंद्रमा ने, उसके समीप आकर उससे ही अमृत पान किया हो, यानी अमृत रस पिन्नीय, यानी चंद्रमा को भी शीतलता या चंद्रमा को भी लावण्य सौंदर्य किसने दिया है? उसके बाल मुख का जो बाल बेस, उसके जो बाल स्वरूप का ये जो लावण्य है, उसके चेहरे पे जो मधुरता है, जो पवित्रता है, जो शांति है, जो चमक है, जो सौंदर्य है, उस रस का पान करके ही चंद्रमा इतना चमक रहा है, ऐसा लगता है उसे देखकर। विगसी कमल मृग भ्रम बैन संजन मृग लुटिए, विगसी कमल, खिलते हुए कमल। ठीक है, आगे देखते हैं। पद्मावती के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके मुख, नेत्र, चरण, हाथ विकसित कमल के समान थे। विकसित कमल के समान है उसके, जो है ना, अभी कल राम की शक्ति पूजा में भी बताया। बाकी दोबारा, नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारणम, कमल से ही, कमल की कोमलता, उसकी पवित्रता, शीतलता से ही सभी अंगों का, जो सुंदर अंग जिन्हें बनाना चाहते हैं ना, उन सब का तुलना किससे कर दी जाती है? कमल से। ठीक है। केशों का रंग कैसा था? मृग भ्रमर, काले भ्रमर के समान था। केशों का रंग कैसा था? काले भ्रमर के समान था। बैन संजन मृग लुटिए, और उसके जो नैन थे उनसे ऐसा लगता था कि खंजन और मृगों को भी उसने लूट लिया है। नैन कैसे हैं? हिरणी के समान होता है ना, हिरणी के से मृग नयनी कहा जाता है ना, मृग नयनी। तो हिरण की सुंदरता और खंजन जैसे नयन, दोनों प्राचीन अपने उपमान है लिए जाते रहते हैं, वर्णनों में पढ़ाई है। खंजन जैसे नयन वाली मृग नयनी, ऐसा लग रहा है कि उसने अपने नैनों की सुंदरता से खंजन और मृग को भी लूट लिया है। मृग भंवर बैन, और जो उसकी वाणी है कैसी है? बंसी के समान मधुर है। वाणी कैसी है? बंसी के समान मधुर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में। एक सेकंड आप रुकिएगा, अभी देखती हूँ मैं, इधर कोई आ गया है, एक सेकंड। चलिए ठीक है। एक तो तोता मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलती हूँ ना, वो भी उच्चारण करता है, वो अपनी भाषा में ची 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 लगा हुआ है, उसको भी। चलिए, वैन का मतलब होता है वचन, तो उसके वचन कैसे हैं? जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है बंसी बज रही है, और मतलब कुल मिला के सभी सौंदर्य से युक्त है। कौन? सौंदर्य के सभी कारक उसके आगे छोटे लग रहे हैं। किसके सौंदर्य के आगे? पद्मावती के। हीर कीर अरुबिंब मोती नख शिशु अघट्टिये, हीर कीर, और उसके दांतों की पंक्ति कैसी थी? हीरे के समान थी। और उसके अधर कैसे थे? अरुबिंब कैसे थे उसकी? सॉरी है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, वापस से देखते। जैसे कोई एकदम से आता है ना, तो फिर चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पद्मावती की दंत पंक्ति हीरे के समान थी। पतली नासिका तोते की चोंच के सदृश और लालिमापूर्ण अधर बिंबा फल के समान थे। ठीक है, अब दांत पंक्ति कैसी है? हीरे के समान। नासिका कैसी है? कीर, तोते के समान। और अधर कैसे हैं? बिंबा फल के समान। मोती के समान उसके क्या हैं? नाखून हैं। मोती के समान कैसे हैं? उसके नाखून हैं। और उसकी जो गयंद, हरी हंस गति, उसकी गति जब वो चलती है ना, कैसी चलती है? तो क्या होता है? हरी, शेर, हंस और गयंद, गजराज, हाथी, शेर और हंस, इन सभी की गति उसके सामने फीकी पड़ जाती है ना। यानी कहते हैं ना, मंद मंद गति से जब हाथी चलता है, मद में झूमता हुआ मदमस्त हाथी, या शेर की पतली कमर देखी है आपने चलते में, या हंस की सी हंसनी है ना, किसी चाल चले, तो वो चीजें हैं। यानी इन सब की चाल भी उसके चाल के समान फीकी है। और इन सब से मिलाकर ये जो सारे उपमान हैं, हीर कीर अरुबिंब मोती के समान नाखून, इन सब से मिलाकर उसके अंग प्रत्यंगों की शोभा बनाई गई है। ऐसा लगता है ईश्वर ने इन सब से प्रेरणा ग्रहण करके बनाया है, अर्थात इन सब से भी बेहतर बनाई, ये आप लिख सकते हैं।
विधि बनाए सांचे सिंची, ऐसा लगता है कि विधि ने उसको सांचे में ढालकर बनाया है। पद्मनीय रूप पद्मावती है, मनहु काम कामनी रचे, ऐसा लगता है कि मानो कामदेव की पत्नी रति का ही दूसरा रूप निर्मित किया गया हो। भाव यह है कि पद्मिनी रति के समान अनिध्य सुंदरी थी। संसार में रति से समान ज्यादा कोई सुंदर युवती हो ही नहीं सकती, क्योंकि रति आपने श्रृंगार रस के भाव के रूप में पढ़ा होगा। रति रति है ना, श्रृंगार के अर्थ में आता है, कामदेव और रति, तो उन दोनों से ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। लेकिन पद्मावती को ऐसा लगता है विधाता ने उसी सांचे में ढालकर बनाया है। अब इनके यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है कि हीरे जैसी, जैसे तोते की नाक की समान पतली उसकी नाक है, अधर ही नहीं दिया गया है, लेकिन इन सब के उससे आपको लगाना पड़ेगा कि बिंब फल के समान अधर हो सकते हैं, है ना, नक्श दिया हुआ है। बाकी जो चीजें नहीं दी हैं वो भी आपको अपनी तरफ से लगानी पड़ेंगी। नक्षिक सौंदर्य वर्णन यहाँ पर किया गया, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो कि है ना, नक्षिक सौंदर्य वर्णन किया गया है। और जैसे मृग है, ये मृग शब्द है ना, ये मृग जो लिखा हुआ है, तो ये सारे उसके जो अंग है ना, मुख हाथ पैर आदि, ये तीनों अंगों को आप इसके अंतर्गत ले लेंगे। कमल के समान है, कौन कौन सा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। अगर आपको याद नहीं आए तो ये वाला आप याद रखिएगा, मुख हाथ और पैर, ठीक है। अब यहाँ श्रृंगार रस का थोड़ा सा भाव हमें देखने को मिलता है। और इस वाले मनहु कला, कला से याद रखिए इसमें कवित्त छंद है, कवित्त और छप्पे ही ज्यादा आपको मिलेंगे, पर इस वाले में कवित्त है। डिंगल पिंगल भाषा है, अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से डिंगल मिलती है, और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मेल प्लस, देखिए अपभ्रंश प्लस राजस्थानी बराबर डिंगल, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा बराबर पिंगल। तो दोनों तरह की भाषा इसमें देखने को मिलती है, थोड़ा थोड़ा अपभ्रंश का भी योग है और कुछ ब्रज भाषा की मधुरता भी देखने को मिलती है। आपको ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। मनहु काम कामनीय रचिय रचित रूप की रास, पंचु पंक्षी सब मोहनी सुर नर मुनियर पास। मानो कामदेव ने, ठीक है, ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे देख रहा था कि विधाता ने काम की पत्नी कामिनी मतलब रति को ही दूसरा रूप निर्मित कर दिया है। वो बहुत सुंदर थी, कहने का मतलब ये है सब पशु पक्षी सब उसकी मोहिनी मूरत को देखकर सुर देवता नर यानी मनुष्य मुनिजन सब के सब कैसे उसके मोह पाश में बंध गए थे। उसकी रूप की मोहिनी सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी, ठीक है। सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान जान चतुर्दश अंग शट रति बसंत परमान। रति और बसंत के समान वो नवयुवती है, ठीक है, युवावस्था की तरफ वो बढ़ रही है। उसके सामुद्रिक लक्षण, उसमें सभी समुद्र शास्त्र में आपके जो शुभ लक्षण होते हैं, शरीर के अंगों की बनावट को देखकर जब भविष्य की बताया जाता है या उसकी बताई जाती है कि इसका ऐसा अंग है तो ये ऐसी होगी, स्वभाव बताया जाता है, वो सब सामुद्रिक लक्षण होते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र के सभी लक्षणों उसमें थे। 64 कलाओं में वह चतुर थी, ठीक है, और उसको 6 प्रकार के जो अंग हैं, षट अंग है, उनका ज्ञान था। कौन कौन से 6 अंग होते हैं, होता है ना, शिक्षा कल्प ज्योतिष निरुक्त छंद, इस तरीके से 6 होते हैं। उन 6 अंगों को वे जानने वाली चतुर थी और बसंत के समान नवयुवती थी, यानी पूर्ण गुणों से संपन्न थी पद्मावती। आगे पढ़ते, अच्छा इसमें दिया हुआ है, चलिए देख लेते, इसको आप लिख लीजिएगा। विशेष वालों को मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ जिन्हें इसका एमए में करनी है। 6 वेदांग हैं, एक इनमें से मैं भूल गई थी, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष तथा छंद। हाँ ये 6 हैं, इनको भी लिख सकते हैं। और 6 दर्शनों के नाम पर आते हैं सांख्य योग न्यायिक वैशेषिक मीमांसा और वेदांत, ये दर्शन है, इनको आप लिख सकते हैं ना। दोहा छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, ठीक है। आगे देखते हैं। सखियन संग खेलत फिरत महिलन बाग निवास कीर एक दिश्य नयन तब मन भयो उदास। वो अपनी सखियों के साथ कहाँ, महलों में बाग बगीचाओं में, अपने राजा की पुत्री है तो भाई खेलती फिरती है, कोई दिक्कत नहीं है, महल बाग वगैरह उनमें खेल रही है। वहाँ उसने एक कीर अर्थात एक तोते को देखा, मन भयो हुलास, तब उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया उस तोते को देखकर। ये 2014 में पूछा गया था, ठीक है। मन अति हुओ हुलास विगस जनु कोक किरण, कवि उसका मन उसी प्रकार उस तोते को देखकर प्रसन्नता से भर गया जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य की किरणों से कमल और चकवा प्रसन्न हो जाते। तो कोक के यहाँ पर आप 2 अर्थ है ना, ठीक है, कोक पक्षी के 2 अर्थ हैं, एक तो आप लिखोगे कमल और दूसरा लिखोगे चकवा। ये 2 अर्थ हैं किसके, कोक पक्षी,
कोक शब्द के। अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जान कीर छवि, उसके लाल होठों को, तीय यानी उस स्त्री के, अरुण यानी लाल, अधरों को देख करके, बिंब फल जान कीर छवि। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बिंबा फल जाना, बिंब फल होता है एक लाल कलर का बहुत ही रसयुक्त फल होता है बिंब फल, तो उसको उन्होंने उसके लाल होठों को समझ के, तोता क्या जानता है, उसे बिंब फल समझता है। यह चाहत चकित उहतु तक की ये झरप पे झर। ठीक है, ठीक है, अब वो चकित नेत्रों से उसकी तरफ देख रहा है चकित होकर, और उसने उन तक किए झरप पे झर, उसने उन चंच चुहंटे लोभ लियो तब गहित अप कर तक, तो उसके जो लाल होंठ हैं उनको देखकर तोता भ्रमित हो जाता है ना, और उसके लिए उस पर झपट्टा मारता है, झर्रप्पी झपट्टा मारने के लिए कोशिश करता है। चंच चुहिट्टे लो, अब क्यों उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, उसको अदर बिंब फल समझकर, उन बिंबा फल समझकर झपट्टा मारने के लिए जैसे ही तोता लपकता है, वैसे ही तोते ने चोंच से उसके अधरों पर झपट्टा मारा। पद्मावती ने झट से उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और प्रसन्नता के साथ मन में हर्षित आनंद मन मही हुलास, जैसे ही उसने उसको पकड़ लिया यानी धर लिया, धर दबोचा, उसके बाद आनंद सहित अपने मन में आनंदित होती हुई लेजू महल भीतर गई, उसको महल के भीतर ले गई। पंजर अनूप नग मन जड़ित, उसने एक अनुपम नग और मणियों से जड़ित पिंजरा मंगाया, तो तही मह रस भगती, और उसी के अंदर उसको तोते को रख दिया, है ना। ये देखिए, ये एक और है, ये मैं आपको साकेत पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया था, यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के नाक, ये मैथिली शरण गुप्त ने भी ऐसा ही एक रचना में अपनी में लिखा है साकेत में, तो आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं विशेष में, यहाँ दिया हुआ भी है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का झपट कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ शुक मौन है सोचता ये अन्य शुक यह कौन है। तो इस तरीके से आप विशेष में लिख सकते हैं। बाकी यमंक अलंकार है, क्योंकि कोक के दो अर्थ हैं, एक कमल और एक चकवा, ठीक है। और बिंब फल जानकर, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, दोनों चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, नहीं भी लिखी हुई हैं तो आप समझ सकते हैं। कवित्व इसमें दिया हुआ है, ठीक है। छप्पे नामक छंद है, अभ्रंश भाषा का प्रयोग इस कवित्व में किया गया है, और छप्पे नामक छंद है, ठीक है। ये छंद कौन सा है? छप्पे है। तिहि महल रक्षत भई गयल पेल सब भूल, चित्त चुहंट्यो कीर सो राम पड़ावत फुल। अब क्या हुआ कि वो जब से उसने तोता अपने महल में रखा है, तब से उसे पाकर गैल शैल सब भूल, वो खेल, शैल की षटकोण की जगह क्या लिखना है आपको? खेल। तो वो सारे खेल अपने भूल गई। चित्त चुहंट्यों उसका चित्र चिपक गया, रम गया, किसमें? कीर सो, तोते से चिपक गया, रम गया, राम पड़ावत फुल। उसे वो पूरे दिन क्या करती रहती थी? राम नाम उससे रटवाती रहती थी। तोता बोलते ना राम राम, मेरा वाला भी नहीं बोलता, बाकी तो मिट्ठू मिट्ठू तो बोलेगा सारे दिन, लेकिन राम राम नहीं बोलेगा अभी तक। आगे का पता नहीं है, अब तो शांत हो गया, बोल बोल के खूब पढ़ाई करी उसने। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही वो अपनी चूं 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 लगाए रखता है, लेकिन अभी चुप हो गया। तो चिंत चुहंट्यो कीर सो राम पड़ावत फुल, पूरे दिन उसी, मतलब सब कुछ भूल गई वो, तोता पर आसक्त हो गई। उसको तोता बहुत पसंद था, तोता को पद्मावती बहुत सुंदर लगी, तो वो सारे खेल भूल गई, उसी के साथ खेलती थी, सखियों को भूल गई और राम नाम उसे पढ़ाने लगी। आगे देखते, कीर कुवरी तन निरश दिशी नख शिश सो यह रूप, करता करी बनाए के यह पद्मिनी स्वरूप। अब तोता क्या सोचता? तोता कुंवरी के तन निरस दिशि, दिन रात, मतलब वो क्या सोचता है? वो उसके तन को निरख देख करके क्या सोचता रहता है? नख शिशलों यह रूप, नख से लेकर शीश तक का यह रूप विधाता ने बहुत श्रम पूर्वक बनाया है, यह पद्मिनी स्वरूप। यह इसमें पद्मिनी नारी की सभी इसमें विशेषताएं, पद्मिनी नारी की विशेषताओं से युक्त इसका शरीर विधाता ने बहुत प्रयत्न से बनाया है। यह वाला आपका 2012 में पूछा गया था, काफी प्रसिद्ध है, मतलब बार बार पूछा गया होगा। जैसा मैंने कहा, मुझे तो जो भी पुराना पेपर मिल गया उसमें से मैंने ये लिख लिए थे। अब जैसे कि ये आपका MA का पेपर है, ये कब का है? हाँ, ये 2015 वाला है, इसमें ये वाला पूछा हुआ है, तो ये यहीं लिखा हुआ है, देखिए ये वाला है कुटिल के सुदेश, तो ये कुटिल के सुदेश वाला है, तो इसको यहाँ पे 2015 का ही रखा हुआ है। चलिए,
कुटिल केश सुदेश पहुप रच पिक सद, कमल गंध वय संद हंस गति चलत मंद मंद। बहुत सुंदर है वैसे, इनको अगर ध्यान से पढ़ा जाए ना तो। राजकुमारी पद्मावती के काले सुंदर और घुंघराले केश हैं, पहुप रचियत, उनमें पुष्प रचे हुए यानी लगे हुए हैं, पिक सद, और उसकी वाणी कैसी है, कोयल के समान है। कमल गंध वैसंध, वैसंधी की उसकी अवस्था है, तो उसकी शरीर से कमल की भीनी भीनी खुशबू आती रहती है और वो मंद मंद मंथर गति से चलती है। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र सुशोभित है। नश स्वाति बूंद जस, और स्वाति नक्षत्र की जो बूंद जिस प्रकार तेजमयी प्रकाशमयी होती है, उसी प्रकार उसके नाखून तेज से प्रकाशित हैं। भवर भवई भुल्लही स्वभाव मकरंद वासरस, और भवरे मकरंद का पान करना भूल गए और भ्रमवश उसके मुख को कमल समझकर उसके आसपास घूमते रहते हैं, चकराते रहते हैं, मतलब मंडराते रहते हैं। ठीक है। नैने निरक शुषि पाय सुख, यह सुदिन मूरत रची, उमा प्रसाद हरिहेरियत मिलई राज पृथ्वी राज्य। अब ठीक है, अब पद्मावती के इस अनुपम सौंदर्य को आंखों से देखकर और सुख पाकर तोता सोचने लगा कि विधाता ने किस सुदिन, किस शुभ घड़ी में इस सुंदरता की मूर्ति को बनाया होगा। अगर शिव और पार्वती की कृपा हो तो इसके लिए योग्य कौन है, पृथ्वीराज को यह मिल जानी चाहिए। ठीक है। अब तोता से वो बहुत प्रेम करती है, और ये देखिए पौराणिक जो कथाएं हैं, पौराणिक नहीं बल्कि ये जो प्राचीन कथाएं, इनमें पशु पक्षी के माध्यम से नायक और नायिका का मिलन बताया जाता है। ये रूढ़ी है, रूढ़ी का पालन यहाँ पे भी किया गया। अब तोता क्या सोच रहा है कि यदि भगवान शिव और पार्वती की कृपा हो तो इसके लिए योग्य वर कौन है, केवल और केवल पूरी संसार में पृथ्वीराज इसके लिए योग्य वर हो सकता है, इतने अनुपम सौंदर्य के लिए। ठीक है। अब ये वो पद्मावती, जायसी की पद्मावत वाली जो पद्मावती है वो अलग है, और देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है, तो आप पद्मावत समय पढ़ के जा रहे हो, पद्मावत मत करिए आएगा, ऑप्शन में संयोगिता आएगा, आप संयोगिता ही करके आइएगा। ठीक है। अब पूरा मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, ये सिर्फ पद्मावत समय हम पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको बाकी और क्लियर करती चलूंगी आगे। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी में भी, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब ये याद नहीं है कौन से पेपर में, एक यूपी पीजीटी में पूछा गया है, इसके अलावा भी पूछा गया है। पिक सद में उपमा अलंकार है, क्योंकि वाणी की तुलना किससे की गई है, कोयल से की गई है। और वयसंधि, वयसंधि कौन सी होती है, वयसंधि होती है जहां शैशव और यौवन की संधि से बचपन जा रहा है और यौवन आ रहा है, किशोरावस्था का अंतिम चरण से आप मान सकते हैं। भ्रमर उसे कमल समझकर अन्यत्र नहीं जाते, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। छप्पे छंद है। सुख समीप मन कुंवरी को लग्यो वचन के हेत, अति विचित्र पंडित मुआ कथत जो कथा अमित। अब उस सुख के समीप उस कुंवर का मन लग गया, पद्म कुमार का जो मन है, जो लड़की है पद्मावती, उसका मन लग गया है वचन के हेतु। उसके प्यारे प्यारे जो सुंदर सुंदर वचन तोता बोलता था, इसीलिए उससे उसका मन लग गया है। वह जो तोता है वो बहुत ही विचित्र पंडित है, जो विभिन्न प्रकार की कथाएं, अनेक कथाएं उसको दिन रात सुनाता रहता था। पुच्छत वयन सुवाले उच्चर्य कीर सच सच्चाए, कवन नाम तुर देश कवन यंद करे परवेश। वो पूछती है उससे सच सच बतलाओ तुम्हारे देश का क्या नाम है, और वहां पर कौन सा यंत्र, वहां पर कौन इंद्र है, अर्थात वहां का राजा कौन है, ये सारी चीजें तुम मुझे बताओ। किसका वहां पे प्रवेश है, किसका शासन है, ये सारी चीजें तुम मुझे बताओ। इस छंद को गाथा कहा जाता है। गाथा प्राकृत भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद माना जाता है। कथा वर्णन में चंद्रवरदाई ने इसका काफी प्रयोग किया है। गाथा प्रमुख छंद है प्राकृत का, और दोहा प्रमुख छंद है अपभ्रंश का। उच्चीय कीर सुनी वयनम, हिंदवान दिल्ली गढ़ अनयनम, तहाँ यंद अवतार चहुबान, तहाँ पृथ्वीराज सुर सुबार। अब यह सुनकर तोता कहता है, मधुर वचनों में तोता कहता है कि एक हिंदुस्तान में दिल्ली गढ़ नामक हिंदुओं का विशाल गढ़ है, वहां पर
जो पृथ्वीराज नामक देवताओं के समान राजा है वह वहां पर शासन करता है, अर्थात वो देवताओं के समान है, वो वहां पर शासन करता है। पद्मावती कुंवर संगत दुज कथा कहत सुनि सुन सुबत हिंदवान थान उत्तम सुदेश तहां उदत्त ध्रुव दिल्ली सुदेश। अब दिल्ली के बारे में बताता हुआ तोता कहने लगा कि हे राजकुमारी पद्मावती सुनो, मैं तुम्हें अपनी सुंदर कथा सुनाता हूँ। हिंदुओं की प्रधानता वाले देश हिंदुस्तान में, ये मैं इसका ही पढ़ के सुना दे रही हूँ आपको डायरेक्ट। दिल्ली नामक एक सुंदर राज्य है। दिल्ली का दुर्ग गर्व से अपना मस्तक ऊपर किए हुए है, खड़े हुए, अर्थात हिंदुस्तान में दिल्ली नामक राज्य में एक अत्यंत दृढ़ और मजबूत किला है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा इसमें पद्रुई छंद का प्रयोग किया गया है। संभरी नरेश चौहान थान पृथ्वीराज तहां राजत बान। अब उसको तोता कहता है कि वहां दिल्ली में चौहान वंशी शाकंभरी, सांभर नरेश कह लीजिए, शाकंभरी उनकी कुल देवी होती है, तो शाकंभरी वैसे यहाँ पे सांभर लिखा हुआ तो आप वही लिखिएगा। सांभर नरेश जो चौहान है, शाकंभरी नरेश है ना, जो चौहान वंशी शासक हैं, उनका वहां पर राज है। पृथ्वीराज तहां राजत भानम, सूर्य के समान तेजस्वी पृथ्वीराज, वहां पर भानु आ गया ना अंत में, भानम तो सूर्य के समान तेजस्वी पृथ्वीराज का वहां शासन है। वैसे वारिश षोडश निधन 16 वर्ष के हैं, उनकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष के हैं। अजान बाहु भूलोकम यदि, और उस संसार के स्वामी की कैसी भुजाएं? आजान बाहु, यानी उसको श्रेष्ठ मिलता है, माना जाता है जिसकी भुजाएं लंबी लंबी हो। और अजानु बाहु किसको कहा जाता है? भगवान राम को कहा जाता है, जिनकी भुजाएं घुटने के तक लंबी थी। संभरी नरेश सोमेश पुत्र, वे सांभर नरेश सोमेश्वर के पुत्र हैं। देवंत अवतार रूप अवतार दूत, देवताओं ने ऐसा लगता है उनके रूप में अवतार ग्रहण किया है, इतना सुंदर उनका रूप है, अवतरित हुए हैं देवता, है ना, ऐसा उनका रूप है। तासु मंसूर सब्बे अपार भुजानम भीम जिम सारभार, ठीक है, उनकी भुजाएं भीमसेन के समान अत्यंत शक्तिशाली है। ठीक है, तासु मंसूर का मतलब होता है सामंत, सब्बे अपार, उनके सभी जो सामंत हैं वो भी बहुत बलवान हैं, भीमसेन के समान उनके सामंतों की भुजाएं शक्ति संपन्न है। ठीक है, और लोहे के समान वो कठोर है, यानी न केवल राजा बल्कि उसके जो सामंत हैं वो भी अत्यधिक बलशाली हैं। और पृथ्वीराज की अवस्था कितनी बताइए? 16। जिही पाकर पद्वरी नामक छंद है, डिंगल पिंगल का प्रयोग है। जी पकार साहा साहबलीन तिहु बेर कारिल पानिपहीन संगनी सुहद गुण चढ़ी जंजीर चुक्के न शब्द बेधंत तीर। अब तोता पद्मावती को राजा पृथ्वीराज के चौहान के बारे में बताते हुए कहता है कि ये वही पृथ्वीराज है जिन्होंने बादशाह शहाबुद्दीन गौरी को 3 बार पकड़कर फिर छोड़ दिया था और उस प्रकार उसका पानी उतारकर प्रतिष्ठा विहीन कर दिया था। वे अत्यंत वीर पराक्रमी एवं शक्तिशाली पुरुष हैं और उनके धनुष की डोरी की टंकार से वह भयानक शब्द होता है। जी प्रकाश शहाबुद्दीन गौरी तो 3 बार पकड़कर छोड़ दिया था, उसका सारा पानी उतार दिया था, बेइज्जती कर दी थी। और सिंगनी सुसुंद गुण चढ़ी जंजीर और चुक्के न शब्द भेदंत तीर, उनके शब्द भेदी बाण चलाने में पृथ्वीराज कुशल थे, ये सभी जानते हैं, उसका वर्णन है। उनके जो बाण हैं वो कभी भी अपना लक्ष्य नहीं चूकते हैं और शब्द भेदी बाण चलाने में वो काफी श्रेष्ठ है, बिना ही देखे हुए केवल शब्द के आधार पर वो बाण चलाकर लक्ष्य भेद लेते हैं। सिंगनी सुसज्ज गुण चढ़े जंजीर, और उनकी जो धनुष की टंकार है उससे सकल लोक में वो गुंजायमान रहती, क्योंकि सिंगनी सुसज्ज गुण चढ़, उनकी सामान्य नहीं है वो सुसज्ज जो संगिनी है ना, धनुष पे चढ़ाने वाली जो डोरी है, कैसी है? वो लोहे की बनी हुई है। वो डोरी साधारण डोरी जैसी नहीं है, सिंगनी होती है, प्रत्यंचा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बलबैन करण जिमि दान पान सत सहस शील हरिश्चंद्र सयान।
एक मिनट, अभी देखिए कोई आ गया है घर पे, मैं इसके आगे का आपको कल करवाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घर पे काम चल रहा है तो कोई ना कोई आता रहता है। ठीक है, आगे का मैं जल्दी ही डाल दूंगी, हो सकता है शाम को ही डाल दूंगी। तब तक इतना करिएगा, धन्यवाद।